सभी दोस्तों का एसएससी आर पे स्वागत है। आज इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के आपके टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले पॉलिटी के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर चुके हैं और आज जो है इकोनॉमिक्स के प्रश्न करने वाले हैं। जिन भी दोस्तों ने पहले की क्लासेस देखी हैं उन्हें पता है कि जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी क्वालिटी कितनी टॉप नॉच है और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जिनमें से ज़्यादातर प्रश्न आपकी एसएससी की जो रिसेंट की एग्जाम हुई है उनमें पूछे गए हैं या भविष्य में आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है उनमें आने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इनकी। ठीक है, क्लास आपकी कंप्लीटली बाइलिंगुअल रहेगी और ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं, चलते ही सीधा आपका प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तारीख को लागू किया गया था? ऑन विच डेट वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है इंडिया में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। GST was implemented in India on 1st July 2017 through the 101st Constitutional Amendment Act 2016, marking the biggest indirect tax reform. तो आपका जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2016 में, उसके तहत 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी भारत में लागू हुआ, जो सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार था। ठीक है, बिगेस्ट इनडायरेक्ट आपके जो टैक्स है उनमें आपका रिफॉर्म देखने को मिला था। जैसे आपको पता है कि जो बीएनएस हैं आपके और बीएनएसएस हैं, बीएसए हैं, जो 2023 में आए थे, लेकिन लागू कब हुए? 2024 में। ठीक वैसे ही आपका ये अधिनियम जो है आपका संशोधन 101वां हुआ 2016 में और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को आपके ये लागू हुए भारत में जीएसटी। ठीक है, जीएसटी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर और सीएसटी जैसे करों को समाप्त कर एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा लागू की। जीएसटी रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या है कि आपके अलग अलग प्रकार के एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। ठीक है, अलग अलग आपके अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, जिनमें आपको बताया कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक, उत्पाद शुल्क जो लगता है, वेट है, आपका सेवा कर है, सर्विस टैक्स, ये सारे थे। तो जीएसटी ने क्या किया, इन सबको मर्ज करके एक हो गया। ठीक है, आपका वन नेशन वन टैक्स की जो आपकी एक अवधारणा है उसका पालन किया। संविधान का अनुच्छेद 246 ए केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी लगाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 246 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सिमुलेशियस टैक्सिंग पावर्स टू सेंटर एंड स्टेट्स अंडर जीएसटी। ठीक है, दोनों को पावर है कि वो आप जीएसटी लगा सकते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के कितने प्रतिशत तक कम करना अनिवार्य है? आपको पता है कि जो आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट था 2003 वाला, 2003 वाला, उसके हिसाब से पूछ रहा है कि भाई आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कितना, जिसका फिजिकल डेफिसिट है उसको जीडीपी का कितना परसेंट तक आपको मतलब करना अनिवार्य है, कि उससे ऊपर आपका नहीं जा सकता, उतना आपको कम करना अनिवार्य है। तो वो ये था आपका 3%, ऑप्शन बी, कि राजकोषीय घाटे को 3% आपको जीडीपी के अकॉर्डिंग कम करना है। ठीक है, अब फिजिकल डेफिसिट को निकालते कैसे हैं? तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर था यानी कि कुल खर्चा है, उसमें से आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट और जो आपकी नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इनको निकाल लेते हैं कि ये हमें रेवेन्यू से आपकी जो रिसिप्ट है वो कितनी प्राप्त हुई राजस्व से, अलग अलग जगहों से, और आपकी जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है जो आपकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जैसे हमने किसी को आपको बताया कि बेच दिया कुछ, आपका मान लो डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश कर दिया, कोई एयरपोर्ट बेच दिया, यानी कि वो हमने आपका जो पैसा उधार नहीं लिया, बाकी हमने कुछ बेच के या कैसे भी करके कमाया है। तो इन सब जो आपको इनकम हुई है टोटल, उसको आपके टोटल एक्सपेंडिचर से निकालने पर आपको फिजिकल डेफिसिट आपको देखने को मिलता है जो आपकी गवर्नमेंट का। इस अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता है। ये जो आपका एफआरबीएम वाला एक्ट था 2003 वाला, इसका एम क्या था? फिजिकल डिसिप्लिन यानी कि आपका जो वित्तीय अनुशासन होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि कभी आप मन मर्जी से कितना ही खर्च कर रहे हो। नहीं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप छुप छुप के कितना ही खर्च कर रहे हो, पता होना चाहिए ना सभी को कि आप कितना खर्च कर रहे हो। एंड लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर हो, ये नहीं कि वो कभी अचानक कोलैप्स कर जाए। भारत के योजना आयोग के गठन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज फॉर्म्ड? तो देखो, योजना आयोग जो है ना उसमें फिक्स था कि इसका जो आपका अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, वो कंट्री का पीएम होगा। ठीक है, कंट्री का पीएम होगा। और जो आपका योजना आयोग बना था वो आपकी 1950 की बात है, 1950 की। और आपको पता है कि आज़ादी के बाद से लेकर आपके चाइना का युद्ध हुआ था ना, तब तक आपको पता है कि जो नेहरू चीचा हैं वो रहे थे। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जेएल नेहरू। Jawaharlal Nehru was the chairman of the planning commission when it was established in 1950। 1950 में आपका योजना आयोग बना था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू बने। योजना आयोग की स्थापना कैबिनेट प्रस्ताव से हुई थी, संविधान से नहीं।
द प्लानिंग कमीशन वाज क्रिएटेड बाय ए कैबिनेट रेजोल्यूशन नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो संविधान में नहीं लिखा था कि योजना आयोग होगा, नहीं, या क्या रेजोल्यूशन लाया गया था। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए 2015 में नीति आयोग ने इसका स्थान लिया। इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015 टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये सारी कहने की बात है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह। होता क्या है कि जब भी आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो वो जो आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट होती है, जो पहले वाली, उसकी नीतियों को चेंज करती है, ठीक है। तो इसलिए आपका योजना आयोग के आधार को चेंज करके नीति आयोग लाया गया, जो आपकी नई बीजेपी की सरकार थी उसके द्वारा, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो वो बोलता है आपके जेम्स किन्स को, ठीक है, जॉर्ज मेनार्ड किन्स को। अब होता क्या है, दो प्रकार का होता है आपका, ठीक है। एक तो समष्टि अर्थशास्त्र, एक आपका होता है व्यष्टि, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि आपका एक तो हो गया आपका एक तो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक तो ये हो गया आपका, जिसे हम बोलते हैं आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थ क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या है कि व्यक्ति की, आप एक इंडिविजुअल का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे पास में, ये मेरे घर के पास में जो ये पानी पूरी वाला है, ये कितना पैसा कमाता है, ठीक है, इसका कितना जो आपका रॉ मटेरियल में कितना खर्च जाता है इसको, ठीक है, धनिया वगैरह सारा वो पानी बनाने में कितना खर्च जाता है। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। उसके जो आपके फादर कहे जाते हैं वो आपके एडम स्मिथ है, ठीक है, इसके फादर आपके एडम स्मिथ हैं, फादर। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आप अगर कोई सोच रहे हो कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है, ठीक है, और आपकी जो बड़ी बड़ी नेशनल हमारी अर्थव्यवस्था में क्या कमियां हैं, ठीक है, आपका जो फिजिकल, आपका जो डेफिसिट है, इनके बारे में अगर आप अध्ययन कर रहे हो, तो आपका एक बड़े लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, और इसके जो फादर हैं वो जेम्स किन्स को माना जाता है। बाकी एडम स्मिथ ने आपको बताया कि वो पुस्तक लिखी थी, बताओ, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, 1776 में, 1776 में आपको बताया वो बुक लिखी थी, जो हम पहले देख चुके हैं। जॉन मेनार्ड किन्स इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ड्यू टू हिज रिवोल्यूशनरी आइडियाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जो आपकी महामंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन थी, उस टाइम उन्होंने विचार दिए। आपके समष्टि अर्थशास्त्र का उन्हें जनक भी माना जाता है। हिज फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936, लेड द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उनकी एक पुस्तक थी, बुक थी, जो काफ़ी फेमस थी, वो जो आपकी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 की, वो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की आधारशिला बनी, फाउंडेशन बनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उन्होंने बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया। ही सपोर्टेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। कि भाई बेरोजगारी को अगर खत्म करना है, ठीक है, उसे कंट्रोल में लाना है, आपकी जो आर्थिक अस्थिरता है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसे अगर आपको कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरवेंशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और आपका जो, वही आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले हैं एडम स्मिथ, उनका मानना था कि गवर्नमेंट को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर द 1951 सेंसस, 1951 की जनगणना के हिसाब से? वो था आपका 117, 117, ठीक है, 117 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में। 1951 की जनगणना के अनुसार आपका कितना था? 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व भूमि संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी रिफ्लेक्ट्स द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड रिसोर्सेज, कि भाई कितना जमीन का टुकड़ा है, उस पर कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। 2011 में आपको बताया कि जो आपका इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 382 हो गई। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल पर आधारित माना जाता है? विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट ऑन द महालनोबिस मॉडल? तो आपको बताया कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसे बोलते हैं, जो आपकी महालनोबिस आपका जो मॉडल है उस पर आधारित थी। तो जो आपके पीसी महालनोबिस हैं, उन्होंने इसके बारे में पूरी जो तैयार की थी, ठीक है। ये कब से कब तक थी आपकी? तो ये 1956 से लेकर आपकी 61 तक आपकी चली। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपका वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आपको ये देखने को मिली थी, ठीक। The second five plan 1956 to 61 was based on the Mahalanobis model focusing on capital goods industries। इसमें क्या है कि जो पूंजीगत वस्तु उद्योग है उन पर जोर दिया गया था। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए मजबूत औद्योगिक आधार बनाना था। इट एम्ड एट बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। इस योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे आपके जो इस्पात संयंत्र हैं वो स्थापित किए गए थे, ठीक है। आपको पता है जो राउरकेला आपको पता है कि उड़ीसा में है, ठीक है।
राउरकेला कहाँ पे? आपका उड़ीसा में है, ध्यान रखना। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपकी सेकंड फाइव प्लान के आधार पे आपकी उस टाइम आपके ये स्थापित किए गए थे, आपके जो इस्पात संयंत्र हैं ये, ठीक। ये स्टील प्लांट है। और ये भी ध्यान रखना कि ये आपके जो बाहर आपके पश्चिम जर्मनी है, आपका जो सोवियत संघ था, उनके सहयोग से स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स? अब देखो, हमने अभी पहले देखा कि जो आपका जीएसटी है वो आपका इनडायरेक्ट में है। हमने ये भी देखा कि आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है और आपका जो कस्टम ड्यूटी है, इन्हें मर्ज करके आपका एक बना दिया है, ठीक है। तो आपका ये सारे जाएंगे। और ये आपका ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर। कॉर्पोरेट टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि कर का भार और भुगतान एक ही इकाई पर होता है। कॉर्पोरेट टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स बिकॉज द बर्डन एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम एंटिटी, ठीक है, कंपनीज पे। अब होता क्या है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में डिफरेंस क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि सीधा ही एक व्यक्ति जो है दूसरे को आपका दे देता है, जैसे आपका देना होता है ना जो आपका टैक्स, उस सीधा आपका भर देता है। वही इनडायरेक्ट में क्या है कि पैसा घूम घूम के कई आदमियों के माध्यम से, ठीक है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास, फिर उससे तीसरे के पास, ऐसे करके एंड में गवर्नमेंट के पास जाता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आप मान लो कि आप दुकान पे गए, आपने बोला कि 10 रुपए वाले कुरकुरे दीजिए, कुरकुरे, ठीक है। तो वो आपका उसमें आपका जीएसटी लग गया 1 रुपया मान लो, ठीक है। फिर वो आगे जाएगा, दुकानदार किसी और से सामान खरीदेगा, ऐसे करके वो पैसा आगे जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस प्रमोट इक्विटी वाइल इनडायरेक्ट टैक्स आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अप्रत्यक्ष कर महंगाई बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। भारत में आयकर और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं। इनकम टैक्स और जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो मेजर डायरेक्ट टैक्स है इंडिया में, ध्यान रखना, इनका नाम आता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी? तो आपको बताया कि जो हिल्टन यंग कमीशन था, उसकी सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 1935। लेकिन जो आरबीआई एक्ट आपका पारित हुआ 1934 में हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और ये इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर आ गई एंड बिकम फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई सरकार का बैंकर और विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये उसका रक्षा करता है जो आपको फॉरेन एक्सचेंज है उसका, और सरकार को जो आपका प्रोवाइड कराता है सारी ही कराता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बैंकों का बैंक बोलते हैं। और आरबीआई जो है इसके फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आपको बताना है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर इसके कौन थे ये आपको बताना है। इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर इसके कौन थे? तो वो थे आपके सी डी देशमुख, चिंतामणि देशमुख, ठीक है। सी डी देशमुख इसके पहले आपके जो है भारतीय अध्यक्ष थे। और अगर पहले आपके जो इसके अध्यक्ष की बात करें जो नॉन इंडियन थे, वो कौन थे आपके फर्स्ट इसके? तो ऐसे फर्स्ट थे आपके जो नॉन इंडियन की बात करें तो वो थे आपके ऑब्सबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ऑब्सबॉर्न आपके जो स्मिथ हैं, ऑब्सबॉर्न स्मिथ, वो इसके फर्स्ट थे जो आपके गवर्नर। गिफिन वस्तुओं के मामले में जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है? इन द केस ऑफ गिफिन गुड्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज? गिफिन वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो क्या है कि मांग के नियम का अपवाद होता है। होता क्या जनरली जब आपका मांग बढ़ती है तो आपको पता है कि महंगाई हो जाती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि उसके प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको पता है कि प्राइस उसके बढ़ेंगे। और इससे क्या है कि महंगाई आती है आपकी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि मांग गिरने लगती है। जब आपके प्राइस बढ़ते हैं ना तो मांग गिरती है, क्योंकि महंगाई में चीज़ें, जब आपको पता है कि पैसा जब ज़्यादा आपका देना पड़ेगा तो लोग कम खरीदते हैं। लेकिन गिफ्ट एंड गुड ऐसी होती है कि चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए, इनकी डिमांड बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो खरीदनी ही पड़ती है आदमी को। मान लो एक आदमी है आपका, वो आपके दिन में क्या है कि मतलब 100 रुपये चावल पे खर्च करता है दिन में, और बाकी 100 रुपये जो है वो सब्जियों वगैरह पे, और आपका जो अलग अलग उसके शौक है, मान लो कुछ फल वगैरह वो खाता है, ठीक। लेकिन अब मान लो कि चावल का जो है चावल का प्राइस बढ़ गया, तो अब वो क्या करेगा? अब वो 200 पूरे चावल में लगाएगा, क्योंकि उसको उतनी क्वांटिटी खरीदनी है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? जो पैसे वो फल में लगा रहा था ना, वो भी वहाँ से खींच लेगा और चावल में लगाएगा। तो गिफ्ट एंड गुड्स में क्या है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, और इनकी प्राइस बढ़ने पर भी ना इनका जो है डिमांड बढ़ती रहती है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, डिमांड इंक्रीजेस। जब कीमत बढ़ती है तो भी, ये आपका अपवाद है उसका, ठीक है। गिवन गुड्स शो ए पॉजिटिव प्राइस डिमांड रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टिंग द लॉ ऑफ डिमांड, ये उसका विरोध में है, ठीक है। उसका जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है उसको, ये भी उसका अपवाद है, आप ऐसा समझ सकते हो। गिवन वस्तुओं में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट
डोमिनेट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन गिवन गुड। गिवन वस्तु वेबलन वस्तुओं से भिन्न होती है जो प्रतिष्ठा उपभोग से जुड़ी होती हैं। गिवन गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेबलन गुड्स विच आर लिंक्ड टू स्टेटस कंजप्शन। तो देखो, मांग का जो आपका नियम है ना, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड, उसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है। उसमें से आपका नाम आता है एक तो गिफिन गुड का, एक आपका वेबलन गुड का। अब गिफिन गुड कौन सी होती है, वह मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी नेसेसरी होती है ना, जैसे आपको बताया कि गरीब है तो गरीब को चावल खरीदना पड़ेगा, तो ये जो है आपकी गिफिन गुड में आती है कि चाहे कितना ही पैसा आपका जो है उसका उसका प्राइस बढ़ जाए, लेकिन गरीब फिर भी चावल खरीदेगा, तो ये आपकी गिफिन गुड, ये उसकी ज़रूरतें हैं। लेकिन वेबलन गुड में क्या होता है, ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका भी अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो भी इनकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि समाज में एक स्टेटस दिखाते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे लोगों में आईफोन का काफ़ी क्रेज रहता है, अगर आईफोन का प्राइस बढ़ेगा अभी ना, तो भी लोगों में की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को समाज में अपना स्टेटस दिखाना है कि अरे देखो, हम भी तो अमीर आदमी हैं, तो उन्हें बोलते हैं वेबलन गुड। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र व्हाइट कॉलर नौकरियों से संबंधित है? ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब से, तो वो है आपका टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। उसमें क्या होता है, आपके जो श्रमिक नहीं होते हैं, उसमें आपके जो चिकित्सक हो गए आपके, और आप देखते हैं टीचर हो गए, ये सारे उसमें आते हैं, जो आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है। द टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज एंड इज एसोसिएटेड विद वाइट कॉलर जॉब्स लाइक आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो आपका ये सेवाएं प्रदान करता है और इनसे आपका जुड़ा हुआ होता है। क्षेत्र भारत की जीडीपी में 50% से अधिक योगदान देता है, जो सेवा आधारित विकास को दर्शाता है। दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% टू इंडियाज जीडीपी, शोइंग सर्विस लेड ग्रोथ, ठीक है। जबकि इसमें जो लोग आपके जुड़े हुए हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, वो करीब 27% के आसपास है, लेकिन इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका डबल है। चतुर्थक क्षेत्र ज्ञान आधारित होता है, ठीक है, और कई बार तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा होता है। ये आपका नॉलेज बेस्ड होता है, आपका जो चतुर्थक क्षेत्र होता है वो। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कोड। तो जो आपका उसे बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो देखो, इकोनॉमिक्स ऐसी सब्जेक्ट है कि यहाँ मैं आपको उतना नहीं बता सकता, आपको भी पता है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं। इकोनॉमिक्स की मैंने वन शॉट करा रखी है, आप वो एक बार देख लेना मेरे कहने से। आपको, मुझे लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स में उसके बाद साइज की प्रॉब्लम आए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कारक लागत पर मापा जाता है तो इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जो उत्पादन कारकों की वास्तविक आय दर्शाता है। When net national product is measured at factor cost, it is known as national income, which represent actual earning of factor of production। कि भाई जो आपको उत्पादन करने वाले जो कारक हैं, उनका एक्चुअल अर्निंग कितनी है, वो कितनी एक्चुअल अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका जो है नेशनल इनकम कहलाता है। क्योंकि वरना अगर आप उस पर फैक्टर कॉस्ट में नहीं देखोगे तो कई सारी आपकी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐड कर लोगे। कि मान लो कि आपने 1 लाख आपका टोटल आपने किसी बिजनेस में लगाए, और आपको एट द एंड आपका 1 लाख रुपया बना, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपके खर्चे भी तो हैं, आपका कुछ रॉ मटेरियल भी तो लगा है, तो वो आपकी एक्चुअल अर्निंग थोड़ी है, नहीं है। तो आप क्या है, आप उसमें से सारा निकाल के फैक्टर कॉस्ट पे निकालोगे, कारक लागत पे, तो फिर आपका जो है एक्चुअल अर्निंग निकल के आएगी। इसका आपका फॉर्मूला क्या है नेशनल इनकम का? तो इसमें क्या है कि आपकी जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो आपका बाजार मूल्य पे, उसमें से हम आपका इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडीज हैं उन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक। राष्ट्रीय आय में वेतन, किराया, ब्याज और लाभ शामिल होते हैं, इसलिए इसे आर्थिक कल्याण का वास्तविक संकेतक माना जाता है। नेशनल इनकम जो है इसे इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका इसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब इसमें आपके शामिल होते हैं। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने सहायता के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक से संपर्क किया? तो इंडिया ने आपकी जो विश्व बैंक है उससे अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, ऑप्शन बी। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना आपकी, इसकी स्थापना ये आपकी जो ब्रिक्स है, जो आपका ब्रिक्स है ना, उसके अंडर की गई है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और कहाँ की गई थी? तो 2014 में, 2014 में आपका जो फोर्ट लेजा है, फोर्ट लेजा आपका ब्राज़ील में, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फोर्ट लेजा ब्राज़ील में, ब्राज़ील में इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखना, ब्राज़ील में, ठीक है। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उस टाइम क्या है कि भारत के पास पैसा ही नहीं बचा था, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी हो गई थी। अब क्या पेमेंट किससे करेंगे? जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम, मतलब एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम मंगा रहे हैं बाहर से, आयात कर रहे हैं, अब उनके लिए उन्हें वापस पेमेंट तो करना पड़ेगा, पर पेमेंट के लिए पैसा कहाँ है? वो आपका संकट आ गया। तो इसके लिए क्या है कि इंडिया ने आपकी जो इंटरनेशनल बैंक है उसे अप्रोच किया, और आपकी जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD है, उससे भी इंडिया ने आपका सहायता के लिए कहा कि हमें थोड़ा पैसा चाहिए। इस संकट के परिणाम स्वरूप आर्थिक उदारीकरण हुआ, जिसमें LPG सुधार शामिल है। आपको पता है कि इसके बाद LPG रिफॉर्म्स आए थे। Along with World Bank, India also sought support from the IMF under Structural Adjustment Program। तो आपका IMF से भी
जो आपका संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम है उसके तहत सहायता ली थी। इस टाइम इंडिया ने अपना काफ़ी सारा जो गोल्ड है वो भी गिरवी रखा था। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित निर्यात तैयारी सूचकांक कितने स्तंभों पर आधारित है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई पब्लिश्ड बाय नीति आयोग इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पिलर। तो उसके कितने स्तंभ है, पिलर कितने, आपको ये बताना है। तो देखो, नीति जो है इस नाम में आपको आपको इंग्लिश में जाना है, ठीक है। नीति में आपके कितने आपको अक्षर देखने को मिलेंगे? 4, ठीक है, NITI। तो आपके इसके स्तंभ कितने? 4 हैं, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी 4। NITI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने के लिए, ऐसा इनका कहना है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये आपका नीति आयोग है जिसकी 2015 में स्थापना हुई थी। इसने आपका जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, उसे रिप्लेस किया था। 4 आपके जो पिलर हैं इस पे आपकी तैयार करते हैं इसे, और वो कौन कौन से हैं? द 4 पिलर्स आर पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। वो आपके 4 स्तंभ है। एक तो नीति, आपकी पॉलिसी क्या रहने वाली है, व्यापार का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, और निर्यात का प्रदर्शन कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। ईपीआई राज्यों की निर्यात क्षमताओं की ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है। ईपीआई हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टेट वाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन एक्सपोर्ट, कि भाई हर राज्य की क्या कमी है और क्या इसकी अच्छी ताकत है एक्सपोर्ट को रिलेटेड, ये आपकी ईपीआई बताती है। और वह ब्याज दर क्या कहलाती है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को समपार्श्विक के रूप में रखकर बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है? What is the interest rate called at which the RBI lends short-term loans to bank keeping government securities as collaterals, ठीक है। तो उसे बोलते हैं रेपो रेट, जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। ऑप्शन सी। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकों से वापस लेती है, ठीक है। यानी कि या तो बैंक आरबीआई के पास रखना चाहती है, या आरबीआई को जो मार्केट से पैसा खींचना होता है, ठीक है, आपका जो मंदी है उसे कंट्रोल करने के लिए, आपकी जो मंदी है उसे कंट्रोल, आपका जो कंट्रोल करने के लिए, तो आपकी रिवर्स रेपो रेट आपकी एक उसमें काम करती है, ठीक है, उससे आपको पैसा वापस खींचने में। तो आरबीआई बैंकों को जिस पे देती है वो है आपका रेपो रेट, और बैंक के आरबीआई को जिस रेट पे आपका देती है आप ऐसे समझ सकते हो, या आरबीआई जिस रेट पे बैंकों से लेता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेक्टर। आपका जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको गिरवी रखकर बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है इस रेट पे। मान लो 5% है, तो आपकी जो बैंक है उसे 1 साल बाद 5% आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी रेपो रेट। रेपो दर बढ़ाने से ऋण महंगा होता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। एन इंक्रीज इन रेपो रेट मैक्स बोरोइंग कॉस्टली एंड हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब ये मैंने अच्छे से शॉर्ट में समझा रखा है कि कैसे। देखो, आपकी इन्फ्लेशन कब होती है? महंगाई जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, वो आपको बताया कि चीज़ें की आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस और बढ़ जाते हैं, इससे इन्फ्लेशन आता है। तो आरबीआई क्या करती है कि रेपो रेट को बढ़ा देती है। अब रेपो रेट को अगर आरबीआई बढ़ा देगी तो बैंक, आपको पता है, तो कम लोन लेंगी, और अगर बैंक कम लोन लेंगी तो आपके लोग जो है वो भी बैंकों से कम लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर रेपो रेट आपकी 10% है, ठीक है, तो आपकी जो बैंक है वो कम से कम 15% के इंटरेस्ट पे देगी, क्योंकि वो भी तो कुछ कमाएगी। तो ऐसे में क्या है कि लोग आपका कम पैसा लेंगे और मार्केट में कम पैसा जाएगा, तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक। बैंकों से अतिरिक्त तरलता खींचने के लिए आरबीआई जो है आपका रिवर्स रेपो रेट का उपयोग करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में दशक की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई थी, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ? ये हम कल की क्लास में देख चुके हैं, पॉलिटी वाली में, नहीं सॉरी ज्योग्राफी वाली में, कि नागालैंड था, ठीक है, -0.58% इसकी थी, जो आपकी ग्रोथ रेट है वो नागालैंड में, ठीक है। और ये आपका डिक्लाइन किस कारण था? आपका जो डेटा करेक्शन और माइग्रेशन फैक्टर, काफ़ी लोग बाहर चले गए थे और डेटा में सुधार हुआ था इस टाइम, इस कारण। मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर का सामान्य सूत्र क्या है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द मनी मल्टीप्लायर? तो वो है आपका 1/CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन बी। अब होता क्या है कि मुद्रा गुणक जो है आपका मनी मल्टीप्लायर, ये क्या दिखाता है? आधार मुद्रा से कितनी कुल मुद्रा बनाई जा सकती है, हाउ मच मनी कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ए गिवन बेस मनी सप्लाई, ये आपका मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपका? 1/CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नकद आश्रित अनुपात। अधिक सीआरआर होने पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा सृजन कम होता है। हायर सीआरआर रिजल्ट इन लोअर मनी क्रिएशन इन द इकोनॉमी। अब सीआरआर क्या होता है? आपका जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये आपको क्या है कि जो बैंक है उन्हें आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है, ठीक है, इतना उन्हें रखना पड़ता है, करीब 20% के आसपास, कि इतना पैसा जो है आप अपने पास रखेंगे या आरबीआई के पास रखेंगे, इन पे आप लोन नहीं दे सकते, ठीक है। वो होता है आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब इससे क्या है कि बैंक जो है कम पैसा लोन पे दे पाएगी, क्योंकि अगर सीआरआर कम होगा तो बैंक ज़्यादा पैसा देगी ना,
वहीं अगर आपका CRR ज़्यादा होगा तो बैंकों को थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है रिजर्व कर रखी हैं। तो इससे क्या है कि पैसा ज़्यादा नहीं जाएगा और मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, कैसे? मान लो कि गवर्नमेंट ने जो है आपका 50 करोड़ किसी में इन्वेस्ट किए, 50 करोड़ गवर्नमेंट ने आपका इन्वेस्ट किए एक प्रोजेक्ट में सड़क बनाने के लिए। अब क्या है कि 50 करोड़ में से जो, ठीक है, अब ये इन्वेस्ट किए गवर्नमेंट ने, अब आपके जो आपके देखते हैं जो श्रमिक हैं, ठेकेदार हैं, वो उस 50 करोड़ को आगे भेजेंगे। आगे भेजेंगे कहाँ पर? आपकी जो मतलब ज़्यादा चीज़ें, मान लो 30 करोड़ को भेज देंगे आगे सीमेंट वगैरह खरीदने के लिए। ठीक, आपका जो सीमेंट वगैरह, जो ईंटें वगैरह सारा खरीदने के लिए। अब वो जाएंगे आपके उसके पास, दुकानदार के पास। अब दुकानदार के पास स्टॉक खाली हो जाएगा तो वो वापस मंगाएगा दूसरे से। ऐसे इन्वेस्ट 50 करोड़ हुए, लेकिन वो आगे चलते चलते आपका इकोनॉमी में कितने बन गए? करीब आपके 200-300 करोड़ बन गए, 50 करोड़ से बढ़ के, क्योंकि दुकानदार के पास गए, वहाँ गए, वहाँ गए। यानी कि ये रियल नहीं है, लेकिन ये मनी मल्टीप्लायर इतना इकोनॉमी में बड़ा है। अब इसको मैंने उस वन शॉट में अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, यहाँ आप इतना ही समझ पाओगे। गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा के लिए डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कि अभी जो श्री रंगराजन कम्युनिटी कमेटी है उसकी स्थापना कब की गई थी? पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। तो 2012 2012 में आपकी जो श्री रंगराजन कमेटी है उसकी स्थापना की गई थी गरीबी के आकलन करने के लिए। ठीक है, और इट्स दिस पॉवर्टी लाइन्स फॉर 32 रूरल एंड ₹47 अर्बन पर डे। इस समिति ने यह बताया कि भाई गरीब कौन है। तो रंगराजन कमेटी ने कहा, जो 2012 में बनी थी, कि भाई गाँव में जो लोग 32 रुपये से कम कमा रहे हैं दिन में वो गरीब हैं, और शहरों में यानी कि आपको जो अर्बन एरियाज है वहाँ जो लोग 47 रुपये से कम कमा रहे हैं दिन में वो गरीब हैं, और जो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं वो गरीब नहीं है। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। इट रिप्लेस द तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी। जो तेंदुलकर समिति ने अपनी पद्धति अपनाई थी उसको इसने रिप्लेस कर दिया, रंगराजन कमेटी ने। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रकृति से सीधे कच्चे माल को निष्कर्षण से संबंधित गतिविधियों में शामिल है? ठीक है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर? तो देखो इसमें कौन से लोग होते हैं? तो वो जो आपको पता है कि एग्रीकल्चर करते हैं या शिकार करते हैं, मतलब जो नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, आपको कैसे समझना है? जो आपका खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। इसमें वो आपकी द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जो आपका प्रकृति से सीधे संसाधन निकालती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। मछली पालन, आपको पता है कि फिशिंग हो गया, आपका मत्स्य पालन, कृषि, खनन, वानिकी सारे। अ, इस सेक्टर को आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि कच्चा माल उत्पादक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। उस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जहाँ आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं और व्यक्तिगत उत्पादकता बहुत कम होती है? व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट कोड वेयर मोर वर्कर्स आर वर्किंग देन नीडेड एंड इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो? तो उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे आप छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं, ऑप्शन सी। होता क्या है कि मान लो आपका एक खेत है। ठीक है, आपका एक खेत है 2 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर का आपका खेत है। ठीक है, 2 हेक्टेयर। अब होता क्या है कि इस खेत का पूरा आपकी जो एग्रीकल्चर है उसे पूरा आपका कंट्रोल करने के लिए और पूरी खेती करने के लिए आपका मतलब 3 लोग बहुत हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 लोग पर्याप्त हैं। ठीक है, 3 लोग आपके जो है इसके लिए पर्याप्त हैं। लेकिन एक फैमिली में मान लो कि 10 लोग हैं, अब वो 10 के 10 इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है? आपकी प्रचंड बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि जिस काम को भाई 3 लोग कर सकते हैं उस काम में अगर 10 लोग कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर आपको बात है, जो प्रोडक्टिविटी है वो तो लो ही रहेगी, क्योंकि जितना उत्पादन 3 लोग करेंगे उतना ये करेंगे, फाइनल तो उतना ही आएगा। ये तो है नहीं कि ये अपने आप वहाँ से कुछ जादू की छड़ी आपका जादू की छड़ी ऐसे हवा में लहराएंगे और उससे आपकी फसल ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, जो होना है वो तो उतना ही होएगा। ये तो तय है। लेकिन ये उसमें लगे हुए हैं, इनकी आवश्यकता भी नहीं है फिर भी। ठीक है, रिमूवल ऑफ सम वर्कर्स डज नॉट रिड्यूस टोटल आउटपुट, यानी कुछ श्रमिकों को हटाने से कुल उत्पादन में कमी नहीं होती। यानी कि अगर वो 7 लोग नहीं भी जुड़े होंगे ना तो भी फसल तो उतनी ही होएगी, तो इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। भारतीय कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। इट इज़ कॉमनली शीन इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। जो आपके असंगठित क्षेत्र होते हैं ना, जो अलग अलग कहीं पे कोई रेडी वाले, उनकी बात कर रहा है। एक आपकी है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है मौसमी बेरोजगारी में? कि लोग सीजन में उनको काम मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। इसमें आपका एग्रीकल्चर भी आता है। जैसे कई सारे लोग जो है खरीफ के मौसम में खेती कर लेते हैं, बाकी 8 महीने बेरोजगार रहते हैं, तो ये आपका मौसमी बेरोजगारी है। कई सारे लोग आपको पता है कि रक्षाबंधन में राखियां बेचते हैं, तो उस टाइम तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, लेकिन बाकी पूरे साल वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार रहते हैं। तो वो आपके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज नीति किस वर्ष शुरू की गई? इन विच ईयर वॉज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया?
कि आपके कुछ क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, ये 2000 में, ऑप्शन बी सन 2000 में, ठीक है। द सेज पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2000 टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड अट्रैक्ट एफडीआई, यानी कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, कि भाई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसे हमें आकर्षित करना है। तो इसके लिए क्या है कि हमें कुछ ऐसे एरियाज को बूस्ट करना होगा इकोनॉमिक की, मतलब आर्थिक रूप से, कि वहाँ उन्हें देखे कि यार हम यहाँ मौका, यहाँ फैसिलिटी भी है, इसलिए। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी, कि भाई कुछ अगर हम ऐसे क्षेत्र चुनेंगे और उन पर पूरा फोकस करेंगे कि भाई आपको मतलब पूरा इसी रूप में तैयार किया जाएगा कुछ क्षेत्रों को, कि आपको वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल इकोनॉमिक रूप से उनको परफॉर्म करना है। तो इससे क्या है कि बेटर परफॉर्मेंस निकल के आएगी। द सेज एक्ट 2005 कैम इनटू फोर्स इन फरवरी 2006। ये सेज अधिनियम जो है 2005 वाला, ये फरवरी 2006 में लागू हुआ था। सेज जो होता है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ क्या होता है, कर छूट, यानी कि उन्हें क्या है कि जो आपके टैक्स एक्सपेंटेशन, यानी कि उन्हें करों में छूट मिलती है, उन्हें उतना कर नहीं देना पड़ता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि आपको जो सारे आपके कागजी काम होते हैं वो आपको एक जगह मिल के हो जाते हैं, आपको चाहिए होता है वो भी आपको सब वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, एक ही जगह, सिंगल विंडो। विश्व स्तरीय ढांचा यहाँ पर उन्हें उपलब्ध होता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका क्या होता है, जैसे ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन सी, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यानी कि आपका अलग अलग ब्याज का भुगतान जो है इसमें आता है, नियमित खर्च में आता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दे आर रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड डू नॉट क्रिएट एनी न्यू एसेट। राजस्व उन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि जो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नए एसेट को क्रिएट करते हैं, नई संपत्ति बनाते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई एक ब्रिज बनाने के लिए पैसा झोंका, पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर अगर आप ब्याज भुगतान कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो उससे कोई नई चीज़ थोड़ी बन रही है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। राजस्व आय व्यय खाते को प्रभावित करता है। मशीनरी, भूमि और शेयरों में निवेश पूंजीगत व्यय है क्योंकि संपत्ति बनाते हैं। एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दे क्रिएट एसेट, उनसे आपकी संपत्ति बनती है, सिंपल सी बात है। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं पॉलिटी वाली क्लास में, जो आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ऑप्शन सी, वो आपका इसकी अध्यक्षता करता है। और आर्टिकल 279A में इसके बारे में बताया गया है। और जीएसटी परिषद में जो आपके राज्यों के वित्त मंत्री है वो भी शामिल होते हैं, यानी कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए 75% की मेजोरिटी बहुत आवश्यक होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। सेंटर हैज़ 1/3 वेट एंड स्टेट हैज़ 2/3 वेट, ठीक है। तो आपके राज्यों के पास 2/3 मतदार होता है, 2/3, और केंद्र का 1/3। किसे भारतीय नियोजन का वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है? तो आपको बताया कि जो पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्रा महालनोबिस, उन्हें कहा जाता है। उन्होंने आपको बताया कि जो सेकंड फाइव प्लान है उसका भी वही थे आर्किटेक्ट, ठीक है। उन्हें भारतीय नियोजन का वास्तुकार कहा जाता है, प्रशांत चंद्रा महालनोबिस को, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। द सेकेंड फाइव प्लान 1956 से 61 वाली वाज बेस्ड ऑन हिज मॉडल, जिसे आप महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। उनके मॉडल में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज है उन पर फोकस किया गया था उनके मॉडल में। ये आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी थे। ये आपके जो प्रशांत चंद्रा महालनोबिस हैं, ये फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और दादा भाई नौरोजी जो है, जो आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने दी थी, आपको पता है। और नेहरू जो है प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आपको पता है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने आपको पता है जो धन प्रवाह का सिद्धांत है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इन्होंने दी थी। बाकी ये जो आपका ब्रिटिश आपकी जो सभा है उसके लिए चुनने वाले पहले भारतीय भी थे, ठीक। आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए किस सूचकांक का उपयोग करता है? विच इंडेक्स डज द आरबीआई यूज फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग? तो वो करता है आपका आरबीआई संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंबाइंड सीपीआई, ऑप्शन सी, ठीक है। जो आपका रूरल और अर्बन दोनों का जो सीपीआई है, कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोडक्शन आपका जो इंडेक्स है, उसके बारे में उसको ये आपका यूज में लेते हैं। सीपीआई रिफ्लेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। सीपीआई जो आपका खुदरा आपको जो महंगाई और जीवन यापन लागत को दर्शाता है। आपका जो इन्फ्लेशन टारगेट इज 4% ±2%। मुद्रास्फीति का जो टारगेटिंग है वो 2016 में आपका स्टार्ट हुआ था। मुद्रा आपूर्ति के किस संकेतक को व्यापक मुद्रा यानी कि ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है? विच इंडिकेटर ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज ब्रॉड मनी? तो M3 को कहते हैं। ये आपकी जो है मुद्रा की तरलता के आधार पर उन्हें बांटा गया है, ठीक। M3 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी और इट इंक्लूड्स करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट। इसमें आपकी नकदी, मांग जमा और समय जमा शामिल होते हैं। आरबीआई M3 को मानक मुद्रा आपूर्ति संकेतक मानता है। आरबीआई यूजेस M3 एज द स्टैंडर्ड मनी सप्लाई इंडिकेटर।
M1 जो है इसे नैरो मनी बोलते हैं, ठीक है, संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं। इनके बारे में ना अच्छे से जो आपकी इकोनॉमिक की वंशवट है ना उसमें क्या रखा है, एक बार जरूर देख लेना। 1830 में एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय होम? तो वो की थे आपके हेनरी वोल्टर ने, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने जो आपको की थी, आपको बताया कि 1872 में फर्स्ट टाइम इंडिया की गई थी, लेकिन आपकी जो व्यवस्थित है वो लॉर्ड रिपन ने आपको बताया कि 1881 में करी थी। बाकी ढाका की सबसे पहले आपकी करवाई गई थी आपका जो हेनरी वोल्टर है उसके द्वारा। जो आपका प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, उसकी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। हेनरी वोल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। और पहली समकालिक जो आपकी जनगणना है इनकी सिंक्रोनस सेंसस वो आपकी 1881 में रिपन के टाइम आपको पता हुई थी। फिलिप्स कर्व किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन विच टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स? तो ये आपकी जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, उसके बारे में आपका फिलिप्स कर्व दर्शाता है। फिलिप्स कर्व बोलता है कि भाई जितनी आपकी महंगाई ज़्यादा होगी, जितनी आपकी इन्फ्लेशन हाई होगी, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। ये आपका फिलिप्स कर्व बोलता है। कैसे? कि ये बोलता है कि जितनी आपकी इन्फ्लेशन हाई, उतनी ही आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपकी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि जब महंगाई ज़्यादा होगी, तो आपको पता है महंगाई ज़्यादा कब होती है? जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है, खर्च करने के लिए। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो दुकानदार है उस पर लोड पड़ेगा, और उसको आपको पता है कि कस्टमर को हैंडल करने के लिए नए नए बंदों को जॉब पे रखना पड़ेगा। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। हालांकि इसका एक अपवाद है, स्टैगफ्लेशन। उसमें क्या होता है कि स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि इन्फ्लेशन भी हाई होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है। लेकिन जनरली आपका फिलिप्स जो कर्व है वो सही रहता है। इन्फ्लेशन हाई रहने पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका कम देखने को मिलता है, यानी कि आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। प्रपोज्ड बाय A W फिलिप्स, जो आपके A W फिलिप्स है उन्होंने इसे प्रस्तावित किया था। लॉन्ग रन फिलिप्स का कर्व इज वर्टिकल। ये आपका जो दीर्घकाल में फिलिप्स कर्व ऊर्ध्वाधर होता है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? इन विच ईयर एंड ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशन वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड? 1982 में। जो आपकी बी शिवरामन समिति थी, बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे, ऑप्शन बी, ठीक है, इस पे की गई थी। नाबार्ड वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और जो बी शिवरामन समिति है उनकी सिफारिश पे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड रिफाइनेंसेस आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड का काम क्या है कि जो ग्रामीण इकाइयाँ हैं छोटी छोटी, उनका विकास करना, उनके लिए पैसा देना। लेकिन नाबार्ड जो है ग्रामीण इकाइयों को डायरेक्ट पैसा नहीं देता है। ये आपकी जो आरआरबीज हैं, है ना, जो रूरल आपकी डेवलपमेंट वाली बैंक होती है, रीजनल, इनको जो आपकी सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, उन्हें पैसा देता है और वो फिर गांव में देते हैं लोगों को। लोफर कर्व जो है आपका आर्थिक सिद्धांत में क्या प्रस्तावित करता है? व्हाट डज द लोफर कर्व प्रपोज इन इकोनॉमिक थ्योरी? तो ये क्या है कि कम दरों और सरकारी कर राजस्व के बीच का संबंध दिखाता है, ऑप्शन बी। रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, इनके बीच का जो संबंध है इसके बारे में लोफर कर्व बोलता है कि जितना आपका टैक्स रेट हाई रहेगा ना, उतना ही आपका रेवेन्यू कम रहेगा। ये बोलता है। क्यों बोलता है? इसके बारे में भी एक कारण है। ये कहता है कि लोफर कर्व टेट्स दैट वेरी हाई टैक्स रेट्स में रिड्यूस रेवेन्यू, कि अगर ज़्यादा कर रेट रहेगी तो राजस्व घट सकता है। कैसे? अगर इन्होंने मान लो कि 80% आपकी जो है टैक्स रेट कर दी, ठीक है, हाई टैक्स रेट 80% कर दी। अब भाई कोई बंदा जो मान लो कि 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, 1 लाख कमा रहा है, गवर्नमेंट उससे 80%, यानी कि 80,000 तो गवर्नमेंट ने ले लिए। अब बंदा इतना दिन रात घिसे पीटे और फिर उसके पास आए कितना? 20,000। तो भाई वो क्यों करेगा काम? तो वो काम करने बंद कर देगा, इतना कमाएगा ही नहीं, और काम करना बहुत कम कर देगा। महीने में 10 दिन ही काम करेगा और बोलेगा कि मैं तो वैसे भी मेरे को कुछ ऐसा अच्छा नहीं है, पैसा तो ये ले रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो रेवेन्यू है ना वो गवर्नमेंट का कम होगा, क्योंकि लोग जो है काम करना ही बंद कर देंगे इससे। तो इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ एन ऑप्टिमल टैक्स रेट। ये आदर्श कर दर की अवधारणा का समर्थन देता है। प्रपोज्ड बाय आर्थर लेफर। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य ध्यान किस ओर था, यानी कि मेन फोकस क्या था उसका 12th 5 प्लान का? तो वो था आपका ऑप्शन सी, जो सबसे लंबा वाला है। सतत और अधिक समावेशी विकास, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। गरीबी हटाओ जो है आपका, पॉवर्टी एलिवेशन, वो आपका किसका था? तो आपको था जो 5वीं आपकी एफआई थी उसका था। जो आपकी फिफ्थ फाइव आपकी जो थी, फिफ्थ उसका था आपकी 1974 से लेके 78 तक। ये आपकी 4 साल चली थी। पॉवर्टी एलिवेशन उसका था, ठीक। ट्वेल्थ प्लान फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। टारगेट ग्रोथ रेट वाज 8%, कि भैया हमें 8% जो है लक्षित विकास दर कर रखना है। इट वाज द लास्ट 5 प्लान ऑफ इंडिया। और आपको बताया कि इसे बीच में रोक दिया गया था, जो नीति आयोग आ गया था आपको 2015 में तब।
विजिबल ट्रेड का अर्थ क्या है? व्हाट डज डिजिटल ट्रेड मीन? दृश्य व्यापार, वस्तुओं का निर्यात और आयात, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो दिखते हैं, मैं आपको बताऊं, जो हम देख सकते हैं, उसे बोलते हैं विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड refers to physical goods that can be seen, measured and recorded at port। यानी कि उन भौतिक वस्तुओं को दर्शाता है जिन्हें देखा, मापा और बंदरगाहों पर दर्ज किया जाता है, उन्हें बोलते हैं दृश्य आपका जो व्यापार, यानी कि विजिबल ट्रेड, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि भाई ये अपना जो है लोहे की मशीनें जा रही हैं, ठीक है, वहां से आपके कपड़े आ रहे हैं, तो वो जो देख सकते हैं ना वो। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये व्यापार संतुलन का हिस्सा होता है बीओटी का। ये क्या है, ये मैंने अच्छे से समझा रखा है वन शॉट में। अदृश्य व्यापार में सेवाएं, बीमा, पर्यटन, प्रेषण शामिल होता है। यानी कि इसमें जो आपका इनविजिबल ट्रेड है, इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड रहता है? सर्विसेज, इंश्योरेंस, टूरिज्म, रेमिटेंसेस, ये सारे इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। व्यापार घाटा अधिशेष केवल दृश्य व्यापार से निकाला जा सकता है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो है या सरप्लस, यानी कि या तो हम जो है मतलब घाटा खा जाए व्यापार में, या हम अधिक प्रॉफिट रख लें। तो ये जो हम आपका जो विजिबल ट्रेड है, वहीं से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखना, दृश्य व्यापार से ही कितना, या तो हमने घाटा खाया या हम प्रॉफिट में रहे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में राजकोषीय सुधारों की समीक्षा के लिए 2002 और 3 में किस टास्क फोर्स का गठन किया गया था? Which task force was set up in 2002 to review fiscal reforms regarding direct and indirect tax? वो थी आपकी विजय केलकर टैक्स टास्क फोर्स, ठीक है, ऑप्शन बी। राजा जेटली समिति आपको पता है कि 1991 में आपकी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म उससे रिलेटेड थी, कर सुधार से, कर सुधार से थी, राजा जी उस टाइम थे, ठीक है, कर सुधार। रंगराजन समिति आपको बताया कि 2012 में जो आपकी गरीबी के लिए थी, ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, गरीबी आकलन के लिए थी, गरीबी से। केलकर टास्क फोर्स ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की समीक्षा की, ठीक है, रिव्यू किया आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों। इसने कर प्रणाली सरलीकरण और जीएसटी जैसी व्यवस्था का सुझाव दिया। इट रिकमेंडेड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर एंड जीएसटी लाइक सिस्टम। इसने कहा कि यार इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, इनको एक कर दो ना, मर्ज करके जीएसटी बना दो। इसका जो है सुधार, इन्होंने इसका जो सुझाव दिया था। चेयरमैन इसके डॉक्टर विजय केलकर थे। राजा जे चेले समिति जो है आपकी, वो टैक्स रिफॉर्म ऑफ 1991 से संबंधित है। और एन के सिंह कमेटी जो है एफआरवीएम, जो आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट वाला था, उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आपका जो है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था? यानी कि इन विच ईयर वाज सेबी गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस? आपको पता है कि 1992 में हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था, जो आपको पता है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड था। तो वहीं से आपको याद रखना है कि सेबी जो है आपका 1992 में, ठीक है, इसे दर्जा मिला था। और ये भी आपका जो है स्टॉक मार्केट जो है आपका, उसका पूरा ये देखती है, उसको हैंडल करती है। अब इसके वर्तमान में कौन है प्रेजेंट में, इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, वर्तमान में? तो आपके इसके चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांता आपके पांडे, ध्यान रखें। सेबी की स्थापना है 1988 में, ठीक है, लेकिन इसे जो दर्जा मिला था वो सेबी एक्ट 1992 में मिला था। सेबी रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट्स एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। ये जो है पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले होते हैं ना इन्वेस्टर, उनकी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है उन्हें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। सेबी इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, पूरी तरीके से नहीं है आपका, मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी तरीके से नहीं, अर्ध न्यायिक है, क्वासी, क्वासी फेडरल, ठीक है, क्वासी जुडिशियल। बजट 2025 में सरकार ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? इन बजट 2025, हाउ मैनी अटल टिंकरिंग लैब्स डिड द गवर्नमेंट अनाउंस टू सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? 50,000, ठीक, ऑप्शन सी। कितनी सरकारी स्कूलों में जो है अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य है? 50,000 नेक्स्ट 5 ईयर में। एटीएल स्टेम नवाचार, रोबोटिक्स और एआई को बढ़ावा देती है, यानी कि ये जो आपकी एक तरीके से पूरी डिजिटल आपकी लैब रहती है इसमें। एटीएल यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो है आपका नीति आयोग के अंतर्गत आता है। वेबलिन वस्तुएं क्या है? वेबलिन गुड, वोट आर वेबलिन गुड्स? ऐसी वस्तु जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है, ऑप्शन ए। गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज एज प्राइस राइजेस। इसमें होता क्या है कि आपकी वो वस्तु होती है जो समाज में स्टेटस दिखाती हैं, आईफोन वगैरह, लोग क्या है कि प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड बढ़ती है, लोग खरीदते हैं फिर भी। विलासिता की वस्तु होती है, ठीक है, लग्जरी स्टेटस गुड्स वेयर हाई प्राइस इंक्रीज प्रेस्टाइज, यानी कि प्रतिष्ठा बढ़ती है ऊंची कीमत पर। यार तुमने इतनी महंगी चीज़ खरीद ली भाई, तू तो अमीर है यार। जैसे आपकी लुइस विटॉन वाली हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, सस्ती चीज़ें हैं, क्या है इनमें, कितना इनमें आपको लगता है कि कितना इसमें रॉ मटेरियल वगैरह लगता होगा? बहुत कम। लेकिन है क्या कि लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो इससे रिलेटेड हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं, वो इसे खरीदते हैं। तो ये अपने आप में एक ब्रांड बन गया, लग्जरी बन गया।
लग्जरी कार, डिजाइनर ब्रांड, जो सारे इसमें आते हैं वेबलन कोड में। ये नाम किसने दिया था? ये नाम आपका जो थॉर्स्टीन वेबलन है उनके नाम पे रखा गया था। वेबलिन और गिफिन गुड्स आपके जो गुड है, ध्यान रखना, समान नहीं है, क्योंकि गिफिन जो है वो गरीबों की आवश्यकता की वस्तु है, जबकि वेबलन जो है गरीबों की आवश्यकता की वस्तु नहीं है, ध्यान रखना। वेबलन तो थोक है ना, स्टेटस की है चीज़ है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? वॉट इज ऑब्टेन्ड व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट। इसमें से अगर हम निकाल दें, डिडक्ट कर दें, तो क्या बचेगा? वो आपका बचेगा प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा पिछले ऋण को छोड़कर वर्तमान बोझ दर्शाता है। प्राइमरी डेफिसिट शोज करंट फिजिकल बर्डन एक्सक्लूडिंग पास्ट डेट की। ठीक है, तुमने जो ब्याज भुगतान किया वो हम घाटे में नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है कि पहले से ये तो है नहीं कि हमने और डुबा दिया, क्योंकि ये तो हमने क्या कि पिछले जो आपका ऋण था ना उसके बारे में चुकाने के लिए दिया है, तो उसको ये घाटे में नहीं लेता। उससे निकाल के फिर जो बचता है वो आपका प्राइमरी डेफिसिट है कि तुमने इस साल क्या घाटा खाया है, इस साल तुमने कितने कांड किए हैं। शून्य प्राथमिक घाटा जो है ब्याज के लिए नया ऋण नहीं है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स नो फ्रेश बोरोइंग फॉर इंटरेस्ट। भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? तो 1948 में, ऑप्शन बी। ठीक है, पहली नीति घोषित हुई थी और इट डिफाइंड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। इसने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को परिभाषित किया था। सेकेंड मेजर आईपीआर केम इन 1956, जो दूसरी प्रमुख औद्योगिक नीति थी 1956 में, जिसे भारत का औद्योगिक संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ध्यान रखना। औद्योगिक संविधान भारत का संविधान बोलते हैं, ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत में। ठीक है, इसने आपको बताया कि 3 सूचियों में बांट दिया था। 1991 की जो आपकी आईपीआर थी, आपको पता है कि वो उदारीकरण से संबंधित थी, लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से, और आपका जो एक बच गया कौन सा, वो ग्लोबलाइजेशन, उससे। तेंदुलकर कमेटी ने जो 2009 में बनी थी, 2011-12 के लिए शहरी क्षेत्रों हेतु गरीबी रेखा क्या निर्धारित की थी? What poverty line did the Tendulkar Committee 2009 define for urban areas for 2011-12? तो इन्होंने कहा कि भाई जो 33 पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा पर डे, यानी कि 33 रुपये जो व्यक्ति हर दिन नहीं कमा रहा है शहरी क्षेत्रों में, वो गरीब है, और जो 33 से ज़्यादा कमा रहा है वो गरीब नहीं है। जबकि रंगराजन ने कितना बताया था? उन्होंने बताया था 47 शहरी क्षेत्रों में, ध्यान रखना, अर्बन एरियाज में। तेंदुलकर ने आपका जो कमेटी ने बताया 33 रुपये जो है पर डे अर्बन एरिया में, और 27 रुपये जो रूरल एरिया में, कि इतना जो कमा रहा है और इससे नीचे जो कमा रहा है वो गरीब है। इट यूज सीपीआई बेस्ड मेथोडोलॉजी। इसने क्या कि जो आपका सीपीआई आधारित पद्धति अपनाई। वहीं जो आपका रंगराजन कम्युनिटी कमेटी है उसने आपका अर्बन एरिया में 47 बताया और रूरल एरिया में 32 रुपये बताया। भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 किन मंत्रालय द्वारा संचालित की गई थी? बाय विच मिनिस्ट्रीज वाज इंडियाज सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC 2011 कंडक्टेड? इतना बड़ा इसने दे रखा है 2 मंत्रालयों के नाम। पहली बात तो यहाँ पे इसने पूछा किन मंत्रालयों ने, बाय विच। ठीक है, किन, तो नाम में पता लग रहा है कि जाहिर सी बात है 2 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, और इतना लंबा इसने दे रखा है तो यही होगा, सिंपल सी बात है। वरना इतना ही दे देता, इतनी लेंथ का इतना बड़ा क्यों दिया इसने? कुछ तो कारण होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने आपका ये कंडक्ट किया था। अधिनियम के अंतर्गत नहीं थी, ध्यान रखना। SECC 2011 वाज नॉट ए सेंसस एक्ट एक्सरसाइज, ये जनगणना अधिनियम के अंतर्गत नहीं थी। इसने सामाजिक, आर्थिक और जाटा जो जाति डेटा है वो एकत्रित किया था। कास्ट डेटा नॉट फुली लिस्ट, जो जातिगत डेटा था वो पूर्ण रूप से जारी नहीं किया था। जो इन्होंने निकाला था ना कि कितनी जातियां रहती है भारत में, कितना उनका परसेंटेज है, इन्होंने जारी नहीं किया था। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? इन विच ईयर वाज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड स्टेब्लिश्ड? 1995 में, 1995 में, ऑप्शन सी। ठीक है, और आरबीआई की सहायक कंपनी के रूप में ये हुई थी इसकी स्थापना। इट प्रिंट्स करेंसी नोट, ये जो मुद्रा नोट छापती है, जो आपके पास ये देखते हैं ना 10 वाला, 20 वाला नोट, 50 वाला, ये सारे ये छापती है। इसकी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ पे? मैसूर और सालाबोनी में, ध्यान रखना। वही आपको जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइंटिंग कॉर्पोरेशन है, आपका जो SPMCIL है, वो आपका सिक्के ढालती है, ध्यान रखना। नमक और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? ठीक है, वोट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एसेंशियल आइटम्स लाइक साल्ट एंड मेडिसिन? तो वो आपकी बेरोजगार होती है, इनइलास्टिक, यानी कि इनमें क्या है कि कितना ही प्राइस बढ़ जाए ना, फिर भी इनकी डिमांड आपको बताया कि कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये खरीदनी पड़ती है, सिंपल सी बात है। The demand for essential goods like salt and life-saving medicines is inelastic because consumers continue to buy them even when price rise.
एज दे आर नेसेसिटीज। अब किसी की दवाइयाँ चल रही है, ठीक है, वो लड़ रहा है दवाइयों से, ठीक है, अब वो चाहे कितनी दवाइयों के पैसे बढ़ जाए उन्हें खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि उसे जीवित रहना है, सिंपल सी बात है। और नमक भी आपको पता है खाने में आवश्यक होता है, सिंपल सी बात है। ऐसी वस्तुओं के लिए मूल्य मांग लो जो है आपकी प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सच गुड्स इज लेस देन 1, यानी कि एक से भी कम इनकी जो आपकी पीईडीओ होती है। इसका क्या अर्थ है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य परिवर्तन से कम होता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो मतलब पैसे में जो आपका चेंज होता है ना वो ज़्यादा होता है, जबकि आपका जो मांग में है ना उतना 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 चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है। विलासी वस्तु लोचदार होती है जबकि आवश्यक वस्तु बेलोचदार होती है। लग्जरी गुड्स आर इलास्टिक। इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है इन्हें खरीदना, लेकिन जो आपकी नेसेसिटीज होती है, जो आवश्यक वस्तु होती है वो इनइलास्टिक होती है, उनमें चेंजेस उतना नहीं देखने को मिलता है। पूर्णतः बेरोजगार मांग केवल सैद्धांतिक होती है, व्यवहारिक रूप से दुर्लभ है, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना, ये आपका एक दुर्लभ है, बहुत रेयर है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई पहली बार किस वर्ष लॉन्च किया गया था? In which year was the Export Preparedness Index published by नीति आयोग फर्स्ट लॉन्च्ड? 2020 में, 2020 में, ऑप्शन सी। वो हमने पहले देखा था ना कि ये राज्यों के बारे में दिखाता है कि भाई तुम्हारी कहाँ पे कमी है, कहाँ पे तुम अच्छा करो, उसके बारे में 2020 में से लॉन्च किया गया था। ईपीआई जो है 4 स्तंभों पे मूल्यांकन करता है, हम पहले देख चुके हैं कौन कौन से हैं वो। टॉप परफॉर्मर्स आर यूजुअली कोस्टल एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टेट। इसमें जो आपके शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो आमतौर पर तटीय और विनिर्माण प्रधान वाले होते हैं, जहाँ आपका मैन्युफैक्चर हो रहा था ना वो इसमें टॉप करते हैं। ईपीआई जो है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। नीति आयोग पब्लिश करता है ईपीआई को, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सिंपल सी बात है कि इसमें जो है संसाधनों का निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इसमें प्राइवेट व्यक्ति के पास आपको पता है कि ओनरशिप होती है, ऑप्शन बी, ठीक है। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इनका जो है निजी स्वामित्व होता है। मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति की बाजार शक्ति द्वारा होता है और सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, यानी कि इसमें मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। सरकार इसमें उतना हस्तक्षेप नहीं करती, ध्यान रखना। इसमें जो आपका प्राइस कितना रखना है किस चीज़ का, ये मार्केट की जो फोर्स है वो तय करती है। इसका उदाहरण है अमेरिका और अधिकांश पश्चिमी देश, जो आपकी वेस्टर्न इकोनॉमी है, यूएसए है, ये सारी कैपिटलिस्ट है, ध्यान रखना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होती है आपकी, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, स्टेट की ओनरशिप होती है, जो आपका राज्य है सरकार की स्वामित्व होती है उसमें, जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों का मिक्स होता है, पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी यानी कि आपका सार्वजनिक और निजी दोनों का। उत्पादन प्रक्रिया में मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन क्या दर्शाता है? व्हाट डज डिप्रिसिएशन इंडिकेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस? होता यह है कि मान लो आप 1 लाख की कोई या 2 लाख की कोई बाइक लेकर आए, ठीक है, 2 लाख की बाइक आप लेकर आए बाइक। अब आपने इसे 1 साल चलाया, ठीक है, 1 साल बाद क्या होगा? अब इसका आपको पता है कि इसका इंजन काफ़ी यूज में आ गया, ठीक है, और इसके आपके जो टायर हैं वो भी यूज में आ गए। इससे क्या है कि आपका इसका प्राइस घटेगा, और ये आप 2 लाख में लेकर आए थे, लेकिन 1 साल बाद इसका प्राइस आ जाएगा 1,40,000 के आसपास, ठीक है, 1,40,000 के पास आ गया। अब इससे क्या है, यानी कि ये क्या है, इसमें आपका मूल्य में हानि हुई है, किसके कारण? इसमें उपयोग के कारण, ठीक है, टीयर एंड वियर के कारण, पूंजीगत सामान की टूट फूट के कारण मूल्य में हानि, लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑप्शन बी। इसमें दिन प्रतिदिन जो है आपका यूज करने के कारण इसमें जो आपका पैसा है वो उसका जो आप प्राइस है वो घटता रहता है। इसे उत्पादन लागत माना जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। इट इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन। मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी की खपत भी कहा जाता है। डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। मूल्यह्रास न तो लाभ है और न ही सामान्य हानि है, ठीक है, ये उसमें कोई प्रॉफिट और लॉस दोनों भी नहीं है, ध्यान रखना। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान रुपये के मूल्य में सरकार द्वारा की गई कमी को क्या कहा जाता है? वोट इज द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द रूपी कॉल्ड एज डन ड्यूरिंग द 1991 बीओपी क्राइसिस? उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं ना कि अभी करीब 90 रुपये और $1 है अभी, ठीक है, 90 रुपये और आपका $1 है, ठीक है, ये आपका अभी करंट यूएस डॉलर, ये आपकी करंट अभी चल रहा है। तो आपका जब ऐसा कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है ना, जैसे मान के चलो 1991 में, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसे को और नीचे गिराती है, कि मान लो कि 130 रुपये और आपका $1। इससे क्या है, इससे एक तो ये है कि जो बाहर की कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, उनके लोगों के लिए वो सस्ता रहेगा, क्योंकि भाई जो चीज़ हम मान लो यहाँ पे हम 130 में कोई भेज रहे हैं, वो $1 में खरीद रहे हैं, तो वहाँ क्या की डिमांड बढ़ेगी एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा
और इससे एक क्या है कि यहाँ के जो हमारे लोग हैं जो इंडियन रुपीज़ में सारा देखते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जितना बढ़ेगा, रुपये का जितना डिवैल्यूएशन होगा, 150 होगा, तो उन्हें तो ज़्यादा पैसा मिलेगा ना। तो इससे क्या है कि एक कंडीशन में आपको फ़ायदा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ये गलत भी रहता है। तो ये एक कंडीशन के आधार पर होता है, ध्यान रखना। इसमें जो है जानबूझ के घटाया जाता है मनी को। ये आपका 1991 के टाइम किया भी गया था। डिप्रिसिएशन इज मार्केट ड्राइवन नॉट गवर्नमेंट कंट्रोल। मूल्यह्रास बाजार पर आधारित होता है, सरकार क्या नियंत्रित करेगी इस पे? सिंपल सी बात है कि मार्केट में किसी चीज़ की 1 साल बाद कितना प्राइस है यूज होने के बाद, सिंपल बात। डिवेल्युएशन जो है आपका नीति निर्णय है, ठीक है, पॉलिसी डिसीजन है। जबकि आपका डिप्रिसिएशन जो है मार्केट आउटकम है, बाजार का परिणाम है यूज करने के कारण। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपकी 2020 में, ठीक है, 2020 में, ऑप्शन सी, ये शुरू की गई थी। The National Infrastructure Pipeline was launched in 2020 to provide a roadmap for infrastructure investment up to 2025। 2025 तक अवसंरचना निवेश की रूपरेखा के लिए कि भाई हमें पूरी एक रोड मैप हम तैयार कर लें। ये सड़क, रेलवे, ऊर्जा, जल और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। इट कवर सेक्टर लाइक रोड्स, रेलवेज, एनर्जी, वाटर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो आपका कुल मतलब टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो माना गया है कि कुल अनुमानित निवेश कितना पैसा लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो करीब आपका 100 लाख करोड़, ठीक है, 100 लाख करोड़ से अधिक। एनआईपी जो है गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का पूरक है। जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, कॉम्प्लीमेंट्स गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये उसका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन जो आपका मिशन है उसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अकॉर्डिंग टू द बजट 2025-26, until when has the जल जीवन मिशन been extended? 2028 तक, ऑप्शन सी, बढ़ा दिया इसे। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, उनके घर में सीधा डायरेक्ट नल कनेक्शन। द मिशन एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस रूरल हाउस होल्ड, गाँव में, ठीक है। यह मिशन मूल रूप से 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। जो आपका जल जीवन मिशन है, यह आपका 2019 में 2019 में इसे लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका फोकस जल गुणवत्ता और स्थिरता पे है, यानी कि वाटर क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी पे। रिजर्व मनी या उच्च शक्ति मुद्रा को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? बाय विच इंडिकेटर इज रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी रिप्रेजेंटेड? ऑप्शन ए, M0, ठीक है, M0 जो है इसे कहते हैं। इसमें प्रचलन में मुद्रा और आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि शामिल होती है। इसमें आपका जो सारा जो होता है रिजर्व मनी, मतलब जो आपका गोल्ड वगैरह, जो सारा आपका जो पैसा वगैरह जमा करवा के रखता है नहीं, ये वो। इट इंक्लूड्स करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। इसमें प्रचलन में मुद्रा और आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशि शामिल होती है, जो भी कैश चल रही है वो। आरबीआई कंट्रोल्स M0 डायरेक्टली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। सीधा जो मौद्रिक नीति है ना, आरबीआई उससे कंट्रोल करती है इसे। M3 इज ब्रॉड मनी नॉट रिजर्व मनी, ध्यान रखना। वहीं आपकी जो M1 है वो आपने देखा कि नैरो मनी है। प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ना, ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ऑप्शन बी, टैक्स रेट इंक्रीज विद इनकम, ये होता है आपका प्रगतिशील कराधान। अधिक आय वाले लोग अधिक कर दर चुकाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन्स हायर इनकम ग्रुप्स पे ए हायर रेट ऑफ टैक्स। जितना ज़्यादा कमाएंगा उतना ज़्यादा टैक्स देगा। इसका उद्देश्य आय असमानता को कम करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इट एम्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। कि भाई देखो, कोई गरीब है वो इतना ही कमा रहा है, उसमें ही अगर तुम चाहो कि सबको 20-20% लगा दो, तो फिर गरीब को तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसका चला जाएगा ना। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा देगा। भारत में आयकर प्रगतिशील कराधान का प्रमुख उदाहरण है। इनकम टैक्स आपको पता है कि इसका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपका जो रिग्रेसिव टैक्स है ना, जो आपको प्रतिगामी कर है, वो गरीबों पर अधिक बोझ है, यानी कि जैसे अप्रत्यक्ष कर, बर्डन हायर ऑन पुअर लाइक इनडायरेक्ट टैक्स। ये गरीबों पर अधिक बोझ रहता है, क्योंकि इन्होंने फिक्स कर दिया, मान लो है ना, कि आपको इतना देना पड़ेगा। मान लो कि इन्होंने कह दिया कि आपको कोई वस्तु मान लो 300 रुपये की है, अब इसमें आप पर 100 रुपये जो है टैक्स लगेंगे, 400 रुपये। अब अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीबों पे तो बोझ पड़ गया ना। अमीरों के लिए 100 रुपये बहुत है, मतलब गरीबों के लिए बहुत है 100 रुपये, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं। स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन 1971 किसके द्वारा किया गया था? हु मेड द फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1971? तो आपकी VM दांडेकर और N रत्न, ठीक है, N रत्न, ऑप्शन बी। इन्होंने किया था आपका व्यवस्थित मूल्यांकन। उन्होंने गरीबी मापने के लिए कैलोरी उपभोग को आधार बनाया। यूज्ड कैलोरी कंजप्शन एज द बेसिस ऑफ फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। कि भाई जो इतना कैलोरी कंजप्शन कर रहा है वो उससे ऊपर वाला जो ठीक ठाक खाना उसको मिल रहा है, वो आपका मतलब गरीब नहीं है। जिसको आपका मतलब कैलोरी नहीं मिल रहा है, मतलब जितना चाहिए आदर्श, तो वो गरीब है, सिंपल सी बात है।
इसने बाद की गरीबी रेखा समितियों की नींव रखी। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर पॉवर्टी लाइन्स कम्युनिटी। जो आप देखते हैं ना आगे, आपकी जो तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कम्युनिटी है, उसकी फाउंडेशन इसने रखी थी, ध्यान रखना। वहीं आपकी जो तेंदुलकर कमेटी है, उसने अपना जो फोकस है वो एक्सपेंडिचर बेस्ड पे अप्रोच पे किया, कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर पा रहा है, उससे इन्होंने गरीबी का आकलन किया, तेंदुलकर कमेटी ने। ठीक, ये आपकी इकोनॉमिक्स के भी 50 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। बाकी एक बार इकोनॉमिक्स की जो वन शॉट है उसे जरूर देख लेना, आपको बहुत वहाँ से फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी थोड़ा सपोर्ट करो यार, थोड़ी व्यूज़ कम आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो, और टेलीग्राम पे PDF के लिए मैसेज कर देना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास।